मैं सभी बच्चों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को जो है उसका आंसर जो है आधा किया है। तो प्लीज़ मैं ये जो नया जो आपको वीडियो दे रही हूँ तो उसमें से आप उसका आंसर जो है वो पूरा कर लीजिए। बेटा मैं दोबारा से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि स्कूलों में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है इस समय, क्योंकि कंपार्टमेंट का रिज़ल्ट जो है उससे रिलेटेड कई सारे जो काम है हमको करने पड़ते हैं, स्कूल जाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता आपके लिए वीडियो बनाने का। तो आप प्लीज़ माइंड नहीं कीजिए। अब आते हैं इसके पहले प्रश्न पर। समाजवाद में किन बातों पर विचार किया जाता है? तो आप इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। बेटा समाजवाद या समाजवादी एक ही बात है, क्योंकि जो समाजवाद की सोच रखते हैं उनको हम समाजवादी बोलते हैं। और उनके मुख्य विचार क्या थे कि वो निजी संपत्ति का विरोध करते थे। वो कहते किसी के पास निजी रूप से संपत्ति नहीं होनी चाहिए। सामूहिक समुदायों की रचना पर जोर देते थे और सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। सामूहिक उद्यम होते हैं जिसमें कोई एक जना मालिक नहीं होता, बल्कि लोगों का समूह उसका मालिक होता है। आपने अमूल सुना होगा, हमारे यहाँ की अमूल दूध वाला जो कंपनी है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जहाँ पे सामूहिक रूप से लोगों का जो स्वामित्व है उस कंपनी के ऊपर है, वो किसी एक व्यक्ति की कंपनी नहीं है। तो इस तरह के जो उद्यम थे उनको बढ़ावा दे सरकार, ये इसके पक्षधर थे। इसके अलावा सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्वामित्व हो। यानी पहले क्या होता था, राजा के नियंत्रण में सारी की सारी जो है संपत्ति होती थी, राजा या जो सामंत होते थे, है ना, शासक वर्ग होता था। तो ये उस क्या चाहते थे कि संपत्ति पर पूरे समाज का, समाज मतलब लोगों का नियंत्रण हो और स्वामित्व हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, समाजवाद के अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तो उत्पादन और वितरण के जो संसाधन है किसके हाथ में होते हैं? या तो समाज के हाथ में हो या फिर राज्य या सरकार के हाथ में होने चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब है प्रश्न नंबर 3, यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले? तो इसका उत्तर आप यहीं वर्कशीट में से देंगे। बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम आप लिख सकते हो इसको उत्तर 3 में। ठीक है, बस ये क्या है कि क्योंकि ये इस तरह से लिखा हुआ है, आप इसकी बजाय इसको सीधा लिखना। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये, तो ये इसके नीचे लिखना। ठीक है, इसके नीचे लिखना और ये इसके नीचे, इस तरह से ये जो तुम्हारे चारों पॉइंट्स हैं ये इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये आपका उत्तर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेडिकल यानी आमूल परिवर्तनवादी और लिबरल उदारवादी वैचारिक रूप से किस तरह से अलग थे? तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडिकल यानी आमूल परिवर्तनवादी, जो चाहते थे बहुत जल्दी से परिवर्तन हो। उनके मुख्य विचार क्या थे? वो थे कि बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर थे, यानी वोट दे करके निर्णय हो और जिसके उसमें बहुमत हो वो सरकार बना ले। बड़े जमींदारों और उद्योगपतियों को प्राप्त विशेष अधिकारों का ये विरोध करते थे। और संपत्ति के संकेंद्रण का मतलब है कि जब सारी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाती है, मतलब ज़्यादातर संपत्ति पे कुछ लोगों का अधिकार हो जाता है, उसको बोलते हैं संकेंद्रण। ठीक है, जैसे हम, तो ये उसका विरोध करते थे। उनका मानना था कि कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति जो केंद्रित नहीं होनी चाहिए, मतलब उनका अधिकार उस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते थे। खैर लोग अपने पास संपत्ति रखें, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ लोग ही जो है सारी संपत्ति पर अधिकार कर लें। ठीक है, इसके अलावा ये लोग जो थे महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन चाहते थे। उस समय पे क्या था कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि महिलाओं को जो है वो वोट मिले, लेकिन ये जो लोग थे एक तरह से डेमोक्रेटिक विचारधारा रखते थे, है ना, प्रजातंत्र वाली। ये महिलाओं को भी मताधिकार देने के पक्षधर थे। अब आते उदारवादियों के जो मुख्य विचार क्या थे? सबसे पहला था कि सभी धर्मों का आदर सम्मान हो। दूसरा, वो अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, मतलब वो ऐसी सत्ता नहीं चाहते थे जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो। तीसरा है, वो व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हो, उनका कोई हनन ना करे। चौथा है, सार्वभौमिक व्यवसायिक मताधिकार के स्थान पर संपत्ति धारकों को वोट का अधिकार मिले। मतलब ऐसा नहीं कि जो भी लोग वोट देने योग्य हैं वो वोट दें, उनका मानना था सिर्फ जिनके पास संपत्तियां हैं वो ही वोट दे सकें। इस तरह से ये एक डेमोक्रेटिक विचारधारा नहीं थी। पांचवा जो पॉइंट है वो क्या है कि प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में, यानी कि पहले निर्वाचित हो लोग और उनके हिसाब से जो लोग प्रतिनिधि चुनते हैं
जिनको लोग सरकार में शासन के लिए चुनेंगे वही सरकार बनाए। ठीक है, तो ये जो है उदारवादियों के मुख्य विचार थे। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न नंबर 5 है कि आपको मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। तो मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के कारण सबसे पहला क्या था कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो है क्या हुआ, रूस में बहुत से उद्योग खुल गए। तो जो पूंजीपति थे यानी जो पैसे वाले लोग थे वो अपना धन लगाकर अधिक से अधिक धन कमाना चाहते थे। ठीक है, अब अधिक धन कमाने के लिए वो क्या करते थे, श्रमिकों का अत्यधिक शोषण करने लगे। परंतु कारखानों में उनके साथ जो है बुरा व्यवहार होता था। ठीक है, और उनको वेतन भी कम दिया जाता था। इसके कारण जो है मजदूर एक होने लगे क्योंकि उन सबकी परेशानियां एक जैसी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि 1900 ईस्वी में मजदूरों को हड़ताल करने और संघ बनाने पर रोक लगा दी गई। अब इससे तो और ज़्यादा जो है मजदूर भड़क गए और उनमें जो संघर्ष है जो बढ़ गया, पूंजीपति वर्ग और उसमें, और बाद में जो ये मजदूर वर्ग थे उनके पास मरने और मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो आप इस तरह से जो है अपना उत्तर लिख सकते हैं। बेटा ध्यान से वर्कशीट को कीजिएगा, जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे मैंने कहा आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और एक बात और, जो फेक टीचर्स हैं आप उनसे अवेयर रहें, क्योंकि बहुत सारे जो वर्कशीट बनाने के चक्कर में बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो यूट्यूब पर आ गए हैं, और जिनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने सब्जेक्ट के विषय में कुछ जानकारी ही नहीं है और वो भी पढ़ा रहे हैं, और वो बच्चों को बहुत गलत पढ़ा रहे हैं, जिससे बहुत बड़ी समस्या जो है बच्चों के लिए हो सकती है। ठीक है, तो बेटा थोड़ा ध्यान रखना, मन लगा के पढ़ो और खूब अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। कमेंट्स और लाइक्स करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाय बच्चों।